नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को और ज्यादा तेज कर दिया है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरण में हो रही वोटिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। इस बार 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस दौरान यूपी, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक यानी 40 दिनों की लंबी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। 2024 में भी 2019 वाला हाल, लंबे चुनाव और ईवीएम पर सवाल। लोकसभा चुनावों के 7 चरणों में होने पर टेंशन में क्यों है विपक्ष? लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा, लेकिन चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद से विपक्षी दल लगातार तनाव में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव जल्दी संपन्न कराए जाने चाहिए थे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। हालांकि पिछली बार भी इस बार भी 7 चरण में हो रही वोटिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी और 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस दौरान यूपी, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक यानी 40 दिनों की लंबी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरे चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 40 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नतीजे के साथ ही नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। विपक्ष इस बार भी वही सवाल उठा रहा है जो आज से 5 साल पहले विपक्ष ने उठाए थे, और एक बार फिर वही सवाल उठाता हुआ विपक्ष नजर आया, क्योंकि इस चुनाव की तारीखें इस दौरान भले ही अलग हों, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 7 चरणों में ही होगी। तो आपको बता दें कि कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में इस दौरान चुनाव होंगे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग होगी। वहीं महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तो 7 चरणों में चुनाव होने पर इस दौरान विपक्ष तनाव में नजर आ रहा है और विपक्ष की तरफ से अब लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों की घोषणा का विपक्ष की अधिकतर पार्टियों ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ ने सवाल भी उठाए हैं। चुनाव प्रक्रिया को इतना लंबा खींचे जाने से बीजेपी को फायदा होगा। साथ ही कांग्रेस ने इस ओर भी इशारा किया है कि आगामी चुनाव लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि चुनाव आयोग ने 1 या 2 चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के सरकार के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। इसमें कहा गया है कि राज्य में 7 चरण के मतदान से एक बार फिर जिन पार्टियों को मिला ज्यादा फंड, उनको फायदा होगा। 44 दिन की मतदान अवधि 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी सबसे लंबी अवधि होगी, जो 4 महीने तक चली थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट करते हुए कहा, 2024 के आम चुनाव भारत के लिए न्याय के दरवाजे खोलेंगे। उन्होंने लिखा, 2024 के लोकसभा चुनाव भारत के लिए
न्याय के दरवाजे खोलने वाले हैं और ये शायद लोकतंत्र और संविधान को बचाने का आखिरी मौका भी है। हम भारत के लोग इस नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार से साथ में लड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 7 चरण के मतदान का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब जगह दौरा करना चाहते हैं और नहीं तो इसे 3 या फिर 4 चरणों में भी समाप्त किया जा सकता था। उन्होंने कहा, हम इस बात को लेकर बेचैन नहीं हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन मोदी जी का 7 चरण में इस दौरान यहाँ पर चुनाव कराने का मतलब है कि वो सब जगह का दौरा करना चाहते हैं। और इस देश में मैंने भी 12 चुनाव देखे हैं और उनमें आम तौर पर 4 चरण हुआ करते थे, कई बार केवल 1 चरण में चुनाव हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लगभग 70-80 दिन रुकना, सोचिए ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आचार संहिता के कारण सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी, बजट खर्च नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है। इसे 3 या फिर 4 चरणों में पूरा किया जा सकता था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनावों का आयोजन, चुनावी बॉन्ड, जेल, निलंबन, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के घर रेड, फंड्स को फ्रीज करने जैसे घोटालों के बदले के तहत हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और इस अवधि को छोटा करना चाहिए था। दौरान विपक्ष ने निशाना साधा है। 44 दिन की मतदान अवधि 1951 से 52 में पहले लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी सबसे लंबी अवधि होगी, जो 4 महीने तक चली थी। और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट करते हुए कहा, 2024 के आम चुनाव भारत के लिए न्याय के दरवाजे खोलेंगे। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण की घोषणा का विपक्ष की अधिकतर पार्टियों ने स्वागत किया है, तो कुछ ने सवाल भी उठाए हैं। चुनाव प्रक्रिया को इतना लंबा खींचे जाने को लेकर इस दौरान निशाना साधा है। तो लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा, लेकिन चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद से विपक्षी दल तनाव में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव जल्दी संपन्न कराए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल कुमार यादव जुड़ चुके हैं। विशाल जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सुमित जी। और हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश पोद्दार जी, चुनाव प्रक्रिया में लग रहे लंबे वक्त को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 3 से 4 हफ्ते में चुनाव खत्म हो जाने चाहिए। विपक्ष की अधिकतर पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव प्रक्रिया को इतना लंबा खींचे जाने से बीजेपी को ही फायदा होगा। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बीजेपी का फायदा तो मोदी की गारंटी है और जनता 140 करोड़ जनता जानती है कि मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने काम बोलते हैं और उसके बाद इन लोगों की दिल में जो धड़कनें जो पैदा होगी, इन लोगों ने क्या काम किया क्या नहीं किया, जनता 60 साल में इनकी रवैया को जानते हुए
सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जितने भी योजनाएं थे, इस योजनाओं पे उन्होंने काम किया। जिस तरह हम लोगों ने 235 वादे हम लोगों ने किया था 2019 में, हम लोगों ने 223 या 24 वादे पूरा किया, यानी 95% वादे हम लोगों ने पूरा किया। जिस तरह ये लोग कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंदर मक्खन पे लकीर हम लोग नहीं खींच रहे हैं, हम लोग पत्थर पे लकीर खींचने का काम करते हैं। हम लोग योजनाओं को काम करने की बात करते हैं, हम लोग दी एंड की बात करते हैं, कि खत्म करने की बात करते हैं। ये लोग योजनाओं बनाने की बात करते थे, हम लोग योजनाओं को खत्म करने की बात करते हैं। तो हम लोग कहीं डरते नहीं, झगड़ते नहीं। हम लोगों का उद्देश्य है कि देश हमारा किस तरह विकसित हो, देश हमारा कैसे आगे बढ़े, उसकी लिए हम लोग लड़ रहे। चुनाव हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत कैसे मजबूत बने, भारत कैसे आगे बढ़े विश्व के पटल पर, देश का कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता कर रही है। और हमारा लड़ाई 2047 तक का है, 2029 का कोई मुद्दा ही नहीं है। 2029 में देश तीसरे स्थान पर आर्थिक स्थिति देश का सबसे बड़ा मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ इस पर। विशाल कुमार यादव जी, अभी राकेश पोद्दार जी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों की चिंताएं तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि आपने कोई कार्य ही नहीं किया है। मोदी का काम बोल रहा है, उनकी गारंटी बोल रही है, इस वजह से विपक्ष की जो दिल की धड़कन है वो तेजी से बढ़ रही है कि काम तो किया नहीं, अब जनता के बीच जाएंगे तो दिखाएंगे क्या? धन्यवाद करता हूं। और अभी भाजपा के प्रवक्ता पोद्दार जी ने कहा कि मोदी जी की गारंटी और कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है, और बहुत सारी बात उन्होंने कहा। भाई साहब, मोदी जी की गारंटी पेट्रोल डीजल पे कब आएगी? जब 35-70 का पेट्रोल 35 बेचने की वादा था, लेकिन आप उसको बढ़ाकर 105 कर दिए। भाई साहब, मोदी जी की गारंटी तब कहा गई थी जब 400 का सिलेंडर बढ़ाकर 800 कर दिए। ये फिर एक जुमला दे रहे हैं। जब 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा, ये जुमला दिए कि 2022 तक हम देश को विकसित देश बना देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज से बताइए, एक चीज बताइए विशाल जी, चलिए ये जुमला ही सही, ये कम से कम जनता के बीच जा रहे हैं, जुमला ही दे रहे हैं। आप तो जुमला भी नहीं दे पा रहे हैं, आप उसमें भी पीछे हैं, क्या कारण है? विशु जी, सवाल का उत्तर जवाब होता है, सवाल नहीं होता। सुनिए, आप उनको सवाल नहीं की, लेकिन जनता के बीच कहाँ नहीं जा रहे भाई साहब? अभी हमारा कन्नी यात्रा खत्म हुआ, आज मेगा रैली है मुंबई में। जनता के बीच तो राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी या कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता सड़कों पर है। अब जिसे नहीं दिख रहा है, एक कहावत हमारे बिहार में कि सावन के अंधे को हर कुछ हरा हरा दिखता है। तो भाजपा के लोगों को हर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज भी तो समझिए ना विशाल जी, जनता पीछे है, लेकिन वो जनता वोट में भी तो तब्दील होनी चाहिए ना, वोटर्स में आपके तब्दील होनी चाहिए, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दिया। पिछला विधानसभा चुनाव भी आपने देखा कि वहां पर किस तरीके से आप लगातार आश्वासन दे रहे थे और कह रहे थे कि जनता हमारे पक्ष में है। तो जनता का मूड भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करनी चाहिए विपक्ष को कि जनता चाहती क्या है। सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर ना रहे आपके साथ, वोटर्स में भी वो तब्दील होने चाहिए, आपका मत प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। इसको लेकर आपकी क्या कुछ रणनीति? देखिए विशु जी, अब आप हमको मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे आप हमको बीच में रोकिएगा, बीच में टोकिएगा। आपने कहा कि हमारा विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। भाई साहब, हिमाचल हम जीता, कर्नाटक हमने जीता, तेलंगाना हमने। मैं हिमाचल और कर्नाटक की बात नहीं कर रही सर। अभी जो पांच राज्यों में हिंदी पट्टी में जो अभी जो चुनाव हुए, मैं उसकी बात आपसे कर रही हूँ। तब मैं बोलूंगा नहीं, आप हिमाचल और कर्नाटक पर पहुंच गए। अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए, मैंने उस पर आपसे बात की। विशु जी, सवाल की तो जवाब ले लीजिए ना भाई। जब मैं आपको बंद करूँ, आप उसको ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए, बोलिए। ठीक है, बोलिए आप। हमने कर्नाटका जीता, हिमाचल जीता, तेलंगाना जीता, बीजेपी भी चुनाव हारी, हम भी चुनाव, इसको क्या बड़ी बात है? इसी चुनाव में आपको रिसेंटली चुनाव में बीजेपी से 10 लाख, 1-2 नहीं विशु जी, 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिले। वो अलग बात है कि लोग उसको सीट में कन्वर्ट नहीं करा पाए। ठीक है, चुनाव हर मुद्दे हर समय अलग अलग मुद्दा पर होता है, हर चुनाव का माहौल अलग होता है, लेकिन इस समय का चुनाव, लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से माहौल है कि 1.5 लाख जो मैजिकधारी बच्चे बैठे, जिनको सेना में बहाली होना था, उनको सेना में बहाली नहीं किया गया और अग्निवीर ला दिया गया। केंद्र में लोकसभा में उनके मंत्री बोलते हैं 19,64,000 से वैकेंसियां खाली है, उससे भरा नहीं जा रहा है। पूरी माहौल तैयार है। भाजपा से जनता नाराज है, जनता भाजपा से नाराज है।
सत्ता परिवर्तन होना एकदम निश्चित तय है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, एक भी काम भाजपा के काम जमीन पर नहीं दिखती है। कागज पे तो काम बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जमीन पर एक भी काम नहीं दिखा है। इस बार 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही आश्चर्यजनक आएगा, बहुत ही चौंकाने वाला आएगा। चलिए ठीक है, उसमें ज्यादा समय शेष नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो तमाम लोग देखेंगे भी और जनता को भी पता है कि किन मुद्दों के साथ हमें अपने मत का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जनता भी सब कुछ जानती है। मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, 7 चरणों में कराए जा रहे चुनाव को लेकर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, आपकी इस पर क्या कुछ राय है? देखिए, भाजपा ने जिस तरीके से गेम खेला है चुनाव आयोग के संग मिल करके, हमारा भी मानना ये है कि जिस चरण है वो छोटे होने चाहिए थे। आज भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ में गठबंधन करके जिस तरीके से विपक्ष को कमजोर करने का काम करा है, ये पूरी जनता देख रही है, सब कुछ देख रहे हैं। इसका निर्णय आगामी चुनाव में होगा। देखिए, हम लोग न्यूज चैनल के ऊपर देख रहे हैं कि सारे न्यूज चैनल ने भाजपा को 300 पार का दिखा रही है, कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि 305, 405 की अब की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज मीडिया के ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा है कि क्या कहीं ना कहीं आप लोगों का जो गठबंधन नहीं चल रहा है। सुमित जी, मीडिया तो जब कांग्रेस की बात थी तो कांग्रेस को भी दिखाती थी, जब कांग्रेस काम कर रही थी तो उसको भी दिखाती थी। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में जो काम किए वो भी मीडिया ने दिखाया। तो सिर्फ मीडिया के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, बल्कि क्योंकि अभी तो समय शेष है, जमीनी स्तर पर आप लोगों को जाना चाहिए और मीडिया के कहने से थोड़ी ना जनता वोट करेगी। जनता तो आप लोगों ने जो कार्य किया होगा उस कार्य के बदले वोट करेगी ना। आप लोग जाइए, जनता के बीच प्रचार करिए, जनता के बीच प्रसार करिए, लेकिन वो लोग वो कार्य आप लोग कर नहीं रहे हैं। आप सीधा सीधा ठीकरा जो है वो मीडिया के ऊपर फोड़ देते हैं। आज जो स्थितियां पैदा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है गोदी मीडिया। आप लोगों का दोष नहीं है क्या सुमित मेहरोत्रा जी? आप पूरा जो ठीकरा है वो मीडिया के ऊपर फोड़ते हैं। आप लोगों का कोई दोष नहीं है कि आप जनता के बीच नहीं जाते हैं, आप उनके सुख दुख को समझ नहीं पाते हैं, आप उनकी परेशानियों को नहीं समझ पाते हैं और उसके बाद आप पूरा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ देते हैं। ये अच्छा है कि अगर चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है तो या तो ईवीएम दोषी हो जाती है, ईवीएम खराब हो जाती है, कभी ईडी को आप लोग कहने लगते हैं, कभी सीबीआई के बारे में आप कहने लगते हैं और कुछ बस नहीं चलता, आप मीडिया के ऊपर ही दोष मढ़ने लगते हैं। ये तो उचित नहीं है ना। देखिए, आपको ठीक ठाक समय मिला है तो उसमें प्रचार करिए, वहां पर आप लोग ताकत लगाएंगे नहीं। ठीकरा नहीं फोड़ रहे, चलिए आप ही बता दीजिए ना 10 सालों में। बताइए ना, आप लोग प्रचार करिए, प्रचार ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 10 सालों में भाजपा ने अपने कितने नेताओं को अंदर करा सीबीआई ईडी के द्वारा? आप बताइए ना। 10 सालों में इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है कि विपक्ष के सारे नेताओं को एक एक करके जेल में डालने का काम सीबीआई ईडी के द्वारा करा है या नहीं करा? और ठीक है, और जो नेता, चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन जो आपकी पार्टी से जो नेता छोड़कर जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस को देखिए ना, कांग्रेस के तो तमाम कितने नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या कारण रहा, उसके पीछे की वजह आप लोगों ने जानने की कोशिश की, उस पर मंथन किया कि क्या कुछ कारण रहे, वो आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की। मैं आऊंगी विशाल जी, पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं बहुत देर से। पूजा मिश्रा जी की प्रतिक्रिया जानना भी यहाँ पर जरूरी है। पूजा मिश्रा जी, लोकसभा चुनाव की जो अवधि बढ़ाई गई है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? आप भी चाहती हैं कि चुनाव जो है वो कम समय में कराए जाने चाहिए थे? आपको नमस्कार ऋषि जी। और चुनाव अभी आपने देखो, इससे पहली बार जब इतना लंबा समय गया था 51-52 के चुनाव में दिए गए थे, उसके बाद में ये अभी 4 महीने है कि जो देश के प्रधानमंत्री, आप समझ कि प्रधानमंत्री जो है हर जगह पे जाके ऑब्वियसली बीजेपी के हैं, बीजेपी का प्रचार कर सके। पर हाँ, समाज हमारे 43 जो है प्रत्याशियों को लिखा गया, हमारे सारे प्रत्याशी जुड़े हुए हैं धन के साथ में। हम लेकिन हम 43 हैं और लड़ेंगे और हमारे बीजेपी के प्रमुख करते कि हमने काम किया हुआ है। मैं बीजेपी की तरफ से कहना चाहूंगी कि आपने पॉवर्टी लाइन को क्या ऊपर
मैं वापस आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। विशाल कुमार यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। विशाल जी देखिए रिशु जी, आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं, तो कांग्रेस में बात है। बीजेपी के वर्तमान 2 लोकसभा के सांसद बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। कल ही बीजेपी के राज्यसभा के एक सांसद, उनका कार्यकाल से बचा हुआ, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसका खबर कोई मीडिया में नहीं है। कम से कम आप तो चलाइए। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने खबर नहीं चलाई? आप 24 घंटे बैठ के एपीएन न्यूज देखते हैं क्या विशाल जी? ये बताइए, आप 24 घंटे मॉनिटर करते हैं क्या हमारे चैनल को बैठकर? तो आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं कि हमने खबर चलाई है या नहीं चलाई है? रिशु जी कम से कम 24 घंटा नहीं, कम से अभी तो बोल दीजिए। आप इस तरह भी नहीं तो आप बोल रहे हैं ना। मैं तो उनसे भी सवाल मैं उनसे भी सवाल करूंगी, लेकिन एक बड़ी संख्या है ना। अगर वहां से 4 छोड़कर आए हैं तो आपके यहाँ से 40 गए हैं। ये संख्या तो देखिए ना, क्या कारण है इसके पीछे? इस पर भी तो मंथन करिए ना सर। राकेश पोद्दार जी जवाब दे दीजिए जरा। कितने आए कितने मतलब नहीं, आज जा रहे हैं कि नहीं? हमने आदर्श घोटाला को आदर्श उम्मीदवार नहीं बनाया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश पोद्दार जी, आप लोग लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं और कहते हैं कि उनकी पार्टी के भीतर सम्मानजनक स्थिति उनके दिग्गज नेताओं की नहीं है, इसलिए वो साथ छोड़कर आपके साथ आ रहे हैं। और मतदान से एक दिन ठीक पहले तक भी अगर कोई कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपके यहाँ से भी लोग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और जो भी देश के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे देश के संविधान के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे मीडिया के साथियों के लिए बात करने चाहते हैं। हमने देखा अभी इन्होंने कहा कि मीडिया भी नहीं दिखती, तो भैया इनको सभी लोगों से डर है। संविधान को कहेंगे खतरे में है, मीडिया हमें दिखाती नहीं, ईडी हमारे घर जा रही है, सीबीआई हमारे घर जा रही है। भैया आप लोग एक स्पष्ट बात जान लीजिए, देश के अंदर नकारात्मक चीजें मत लाइए। आप चुनाव का माहौल और मैदान में आप कूदने की बारी आ गई। जनता को बताइए कि 5 साल में आपने क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या करेंगे? हमारे वादे हैं, अपने वादे को लेके जनता के बीच में जाएंगे। आप अपने वादे को बताइए कि जनता को आप कौन सा वादा देना चाहते हैं। जनता को कहिए आप किसानों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने 11 गारंटी कल एपीएन चैनल पर बताया था कि 11 किसानों के लिए चल रहा है। जिस वादे को आप कहना चाहते हैं, आपकी सरकार की एमएसपी 2006 और 8 में। चलिए, यहाँ विवाद करने से या यहाँ झगड़ा करने से हासिल कुछ नहीं होना है, क्योंकि चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। अगर प्रचार जनता के बीच जाकर करेंगे तो हो सकता है कुछ फायदा आप सभी लोगों को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।